हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि अप्लाइड है इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, इसमें आपका यूनिट फर्स्ट था पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपने कंप्लीट कर ही लिया। नेक्स्ट हमारा यूनिट था वेक्टर्स एंड पेस्ट, है ना। वेक्टर्स एंड पेस्ट वो कि स्टार्ट हो चुका है, और उसमें अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वेक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो था वेक्टर वो था प्लाज्मिड, उसका स्ट्रक्चर और उसके जो भी एक्टिविटीज हैं, कैसे काम करता है, जीन क्लोनिंग में कैसे हेल्प करता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो है बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो है हम यहाँ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे हैं और किस तरह से ये काम करता है। तो जैसा कि नाम से कम्प्लीटली क्लियर हो रहा है, बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया और फेज दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। बैक्टीरिया का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? जीवाणु। ठीक, हिंदी में कहते हो ना जीवाणु। तो ये बैक्टीरिया होते क्या हैं भाई? कुछ जो है अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। यानी कि जितना भी, जैसे दूध से दही का जमना, या सिरका बना रहे हो आप गन्ने के रस से, या एप्पल सिडार बना रहे हो, तो ये सब चीजें होती कैसे हैं? बैक्टीरिया की वजह से। यानी बैक्टीरिया जो है हमारे लिए कई तरीके से बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और पुराने जमाने में कंडीशंस ये थी कि एक इंसान नॉर्मल सी चोट, हल्की सी कट लगने के बाद भी वो मर सकता था। ठीक है, तो इतने खतरनाक बैक्टीरिया भी होते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जीव अगर कोई है तो वो है बैक्टीरिया, है ना। क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं भाई, वो तो हमारे लिए यूजफुल हैं, उसको तो हम अपने साथ रखना चाहेंगे। लेकिन जो खराब है, क्या उन्हें रखेंगे? नहीं। तो उन्हीं बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए बनाया गया था बैक्टीरियोफेज को। यानी कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, कि होता क्या था कि नॉर्मल सी कट लग जाए, हल्की सी चोट आ जाए, कोई कहीं गिर जाए, जरा सी खरोंच आ जाए, तो उसमें भी इंसान की डेथ हो सकती थी। क्योंकि हवा में जितने भी बैक्टीरिया थे वो तुरंत अटैक करते थे, और फिर उससे बचने का हमारे पास कोई एंटीबॉडी नहीं था, तो फिर हमारी डेथ हो जाया कर रही थी। ठीक, तो इनसे बचने के लिए ही वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, जो कि क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो ये बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का काम करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये बैक्टीरिया इतने आदी हो गए इस एंटीबायोटिक्स के कि वो इसको भी मतलब अपने जीवन में लेने लगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ऐड आता है रैट किल्स, मॉर्टिन रैट किल्स, या फिर जो है मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह। तो होता क्या था, स्टार्टिंग में जब ये सब चीजें चली थी, तो इससे हम चूहों से, मच्छरों से निजात पा लेते थे, है ना, यूज करते थे, और उनसे हम जो है दूर रहते थे, मच्छर नहीं काटते थे, या चूहे जो है घर में नहीं आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इन चीजों के वो चूहे और मच्छर भी आदी हो गए। तो अब आप जब इनका यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। तो सेम यही कंडीशन हुआ करती थी, जब बैक्टीरिया जो है अटैक करते थे, एंटीबायोटिक्स काम करता था, बैक्टीरिया वहीं पे नष्ट हो जाते थे। धीरे धीरे बैक्टीरिया ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स का कोई जो है यूज नहीं रह गया। तो फिर बनाया गया बैक्टीरियोफेज को, जो क्या करता है? बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है और उसको जो है नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है वो हम स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरियोफेज जो है एक तरीके से होता क्या है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला, है ना। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक जीव है, जो किसको? केवल बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है और किसी को नहीं। मीन्स कि बैक्टीरियल सेल में ये क्या करेगा? बैक्टीरिया है, ठीक, इस बैक्टीरियल सेल में ये क्या होगा? अटैच्ड हो जाएगा, वहां पे अपने डीएनए को कॉइल करेगा,
अपने रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ा लेगा। इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ये सब कि फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया की जो वॉल है वो अपने आप ही रप्चर्ड हो जाती है और ये बैक्टीरियोफेज फिर ज़्यादा फैल जाते हैं। अच्छा, इनकी एक खासियत ये है कि ये जो है मतलब खुद को रिप्लिकेट तो कर सकते हैं, साथ ही साथ केवल अपने होस्ट सेल पर ही जीवित रह सकते हैं। तो ये हमेशा जब यहाँ बैक्टीरिया से जो है रप्चर्ड होकर बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, किसी न किसी होस्ट की तलाश में निकल जाते हैं। जब आप सांस भी लेते हो तो भी लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हो, ठीक है। तो इतने सारे बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। भाई जो हानिकारक होंगे वो तो नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, वायरल या फिर इस तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, डिजीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो वो हमारे जो है बॉडी को इसके अगेंस्ट तैयार करते हैं, यानी कि अपनी क्लोनिंग करते हैं और फिर हम जो है उन डिजीज से अपनी खुद की सुरक्षा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये क्या कह सकते हैं कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला एक जीव जो कहलाता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फिर बैक्टीरियोफेज का अर्थ आपको पता चली गया कि ये क्या है, बैक्टीरिया को खाने वाला जीवाणु है। किसको खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला जीवाणु, है ना। सभी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए से बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं, जिसमें होता क्या है, हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर्स होते हैं और ये चारों तरफ सीट से कवर्ड रहते हैं। फिर होता क्या है, संक्रमण जब भी होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया जब मतलब ये बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करते हैं तो क्या करेंगे, इनकी वॉल से चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद अपने आप को इसके अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेट करते हुए धीरे धीरे अपनी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि फिर उसके बाद इसकी जो बैक्टीरिया के जो सेल हैं इनकी कोशिकाओं को मजबूर करते हैं कि वो कोशिकाएं क्या करें, वायरल कंपोनेंट को उत्पादित करें, अपने को छोड़कर वायरल कंपोनेंट को उत्पादित करें। और जैसे ही वो ऐसा करना शुरू करती हैं तो इनका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर ये इनका संख्या इतना ज्यादा बढ़ जाता है इस पूरे बैक्टीरिया सेल के अंदर कि धीरे धीरे ये बैक्टीरियल वॉल जो है मतलब रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है। और फटने के बाद ढेर सारी मात्रा में बैक्टीरियोफेज बाहर निकलते हैं और वापस से फिर एक नया होस्ट ढूंढते हैं और उस होस्ट पे ढूंढ कर मतलब उसको जाकर उस पर चिपक जाएंगे, फिर वहां पर वही अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का है क्या कि ओनली इन्फेक्ट बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया को ही इन्फेक्टेड करते हैं और किसी को नहीं। फिर इसमें एक टॉपिक हम देखते हैं क्या है पॉइंट की, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोफेज यूटिलाइज्ड इन जीन क्लोनिंग आर फेज लैम्डा एंड M13 फेज। जीन क्लोनिंग में यूज होने वाला जो बैक्टीरियोफेज है वो है फेज लैम्डा या फिर M13। फेज लैम्डा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, वायरस है ये एक तरीके से, और इसका ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है, ये पूरा शीट से कवर रहता है। टेल के नीचे जो है छोटे छोटे से फाइबर्स निकले होते हैं जिसे टेल फाइबर कहा जाता है, ठीक है। हेड रीजन में प्रोटीन का मतलब ये बना होता है, डीएनए प्रोटीन भरा रहता है। और टेल रीजन को भी फिर हम क्या नाम देते हैं इसको, टेल प्रोटीन, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक। मैक्सिमम 53 kb डीएनए कैन बी पैकेज। इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू केवल 53 kb ही डीएनए को जो है पैकेज किया जा सकता है, यानी ये एक सेल से दूसरे में किसी होस्ट सेल में अपने आप को 53 डीएनए में ही संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फेज लैम्डा के बाद हमारा जो M13 फेज, ये दूसरा जो सेकेंड टाइप का जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो कैसा होता है, ओके। सेकेंड बैक्टीरियोफेज है हमारा M13 फेज, ठीक है। पहला हमारा क्या था, फेज लैम्डा, और सेकेंड है M13 फेज। तो ये क्या होता है, यूटिलाइज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग। इसका यूज हम करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में। फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिलामेंट यानी धागे नुमा। फिर डीएनए इंसर्टेड ऑफ लार्ज साइज कैन बी क्लोन्ड। इसके थ्रू यानी इसका उपयोग करके हम लार्ज साइज डीएनए को भी क्लोन कर सकते हैं। साथ ही साथ डबल स्टैंडर्ड इंसर्टेड प्योर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैन क्लोन, यानी डबल स्टैंडर्ड
डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसको अगर उससे हमने क्लोन करानी है तो क्लोनिंग करके हम फर्स्ट यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी क्लोन कर सकते हैं, यानी डबल से सिंगल को बनाया जा सकता है, जो कि सिर्फ बैक्टीरियोफेज में M13 फेज से ही पॉसिबल है और किसी वेक्टर्स के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये हमारे दो तरीके के होते हैं। M13 जो वेक्टर्स है ये दो तरह का होता है, इंसर्शन और रिप्लेसमेंट। इंसर्शन के थ्रू हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लीवेज साइट रखते हैं, पर्टिकुलर क्लीवेज साइट होता है इनके पास जहां पे फॉरेन डीएनए जो है वो क्लोन किया जाता है ना। फॉरेन डीएनए को क्लोन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंसर्शन वेक्टर की। ये किसका प्रकार है? M13 फेज का पहला प्रकार है। और M13 फेज का दूसरा है रिप्लेसमेंट वेक्टर। रिप्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? विच कंटेन जीन नेसेसरी फॉर होस्ट, यानी ऐसे जीन्स को रखता है जो कि होस्ट के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा किसी और को नहीं रखता। दे कैन रिप्लेस्ड और डिलीटेड बाई डीएनए इंसर्ट, और इनको हम सिर्फ डीएनए इंसर्ट कराया जा रहा है उनके थ्रू ही डिलीट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक, तो आज आपने क्या पढ़ा है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरिया को खाने वाला एक क्या? जीवाणु भोजी वायरस। बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस, एक वेक्टर, जो क्या करता है कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कैसे? अपने जो है बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियल होस्ट सेल से क्या करता है? चिपका के रख लेता है और धीरे धीरे उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है, अपने प्रोटीन्स को भेजता है, इतना ज्यादा संख्या बढ़ा लेता है कि बैक्टीरियल सेल खुद ही नष्ट हो जाते हैं और फिर बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं वापस से फिर होस्ट सेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिना होस्ट सेल के ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जीवित भी नहीं है और मृत भी नहीं है। ठीक है, एकदम अलग ही टाइप के जीव हैं जो इन्हें होस्ट सेल मिलने के बाद ही ये जीवित रहते हैं, अदरवाइज ये फिर मतलब क्या डेड जीव ऑर्गेन्स की तरह पूरे जो है एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। यानी आप सांस भी लेते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेते हो। तो उन्हीं बैक्टीरिया को जो हानिकारक है उनको नष्ट करने के लिए बनाया गया किसको? बैक्टीरियोफेज को। और इसके थ्रू भी डीएनए क्लोनिंग करके हम इनकी संख्या को बढ़ाते हैं ताकि हम हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव कर सकें। ठीक, इसमें हमने दो तरीके के बैक्टीरियोफेज को देखा, एक था फेज लैम्डा और दूसरा था M13, है ना, M13 फेज। तो इसका भी जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिन्हें भी मिलने में प्रॉब्लम हो रही है वो टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इजी है बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है उसमें। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, सक्सेस मीटर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी वहाँ पे नोट्स वगैरह हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बात कर सकते हो, उसमें जो है आपको वैसे जहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी तक तो किसी ने कुछ भी कंप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो अब हमारा ये सेकंड टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। थर्ड था क्या था? फेजमिड था, है ना, फेजमिड्स। और फोर्थ हमारा टाइप्स था कॉस्मिड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा प्रकार, वेक्टर का तीसरा और चौथा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है रिपीट करिए उसको। बार बार नहीं समझ में आता है तो उसको फिर से देखिए, नोट्स आपके साथ होंगे, वीडियोस भी होंगे, तो आपको कोई भी टॉपिक उम्मीद है इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।